Hello everyone, our today's topic is understanding about section 154 of Code of Criminal Procedure with the help of Lalita Kumari versus Government of Uttar Pradesh 2014 Supreme Court. It is a 5 judges bench and the judgment was delivered by P. Sathashivam, Chief Justice. इस केस में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू था वो ये अराइज हुआ कि क्या एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है एफआईआर रजिस्टर करने को अगर उसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव होती है या फिर वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा उस इंफॉर्मेशन की वेरासिटी को चेक करने के लिए। तो ये केस एक रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फाइल किया गया बाय ललिता कुमारी जो कि एक माइनर थी उस टाइम, सो शी फाइल्ड इट थ्रू हर फादर श्री भोला कमात फॉर द इशुएंस ऑफ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस और डायरेक्शंस ऑफ लाइक नेचर अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ माइनर डॉटर हु हैज बीन किडनैप्ड। तो इस पिटीशन में ग्रीवियंस ये था कि ललिता कुमारी के फादर ने एक रिटन रिपोर्ट सबमिट करी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को एंड हु डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द सेम। तो उसके बाद जब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बोला तब एफआईआर रजिस्टर की गई, बट इवन देयर आफ्टर स्टेप्स वर नॉट टेकन ईदर फॉर एप्रीहेंडिंग द एक्यूज्ड और फॉर द रिकवरी ऑफ द माइनर गर्ल। तो कोर्ट ने इस रिट के इशू को एक्सप्लेन करते हुए 8 पॉइंट्स कंक्लूड करे जिन्हें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम सेक्शन 154 की इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही। अगर इंटरप्रिटेशन के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल की बात करें तो वो है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो कि हीरालाल रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि in construing a statutory provision, the first and foremost rule of construction is the literal construction. All that we have to see at the very outset is what does that provision say. If the provision is unambiguous and if from that provision the literature intent is clear, we need not call into aid the other rule of construction of statutes. The other rule of construction of statutes are called into aid only when the legislative intent is not clear. अगर हम दूसरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करें, एग्जाम्पल द मिसचीफ रूल, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा, इन सबको हम तभी अप्लाई करेंगे जब स्टैट्यूट के वर्ड्स एम्बिगुअस है या फिर दे लीड टू नो इंटेलिजिबल रिजल्ट, या फिर अगर हम लिटरल रूल अप्लाई कर देंगे तो वो स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट को नलिफाई कर देगा। सो वेयर द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट आर absolutely clear and unambiguous, recourse cannot be had to the principle of interpretation other than the literal rule. तो अगर हम सेक्शन 154 क्लॉज 1 को रीड करते हैं तो इट एडमिट्स ऑफ नो अदर कंस्ट्रक्शन बट द लिटरल कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, भले ही वो ओरल हो या रिटन, किसी भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के पास आती है तो वो उस इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेंट से साइन करवा के उस इंफॉर्मेशन को डेली डायरी या फिर बुक में एंटर करेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसे कॉमनली एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाएगा। और इस इंफॉर्मेशन को एंटर करने का तरीका को कहा जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्राइम और अ केस। इस स्टेज पर इंक्वायरी के लिए नहीं बोल सकते, ये देखने के लिए कि इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड जेन्युइन है या नहीं, एंड ही कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर अ केस ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। पुलिस ऑफिसर इंचार्ज स्टैट्यूटरी बाउंड है पहले केस रजिस्टर करने के लिए और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, which he will be empowered under section 156 and 157 of the CRPC. अगर पुलिस ऑफिसर मना कर देता है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए तो इन्फॉर्मेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी कंप्लेंट की कॉपी भेज सकता है, एंड अगर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि इंफॉर्मेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है तो वो सेक्शन 154 क्लॉज 3 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करेगा या फिर किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए।
Therefore, the golden rule of interpretation can be given a go by only in cases where the language of the section is ambiguous and or leads to an absurdity. If we noticeably look at section 154 clause 1, then it uses the word information very carefully and cautiously, and section 41 clause 1 subclause A or G uses reasonable complaint and credible information. ऐसा करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर रीजनेबलनेस एंड क्रेडिबिलिटी के ग्राउंड पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए मना ना करे, because reasonableness and credibility of the said information is not a condition precedent for the registration of a case. It is therefore manifestly clear that if any information disclosing a cognizable offence is laid before an officer in charge of a police station, satisfying the requirement of section 154 clause 1 of CRPC, the said police officer has no other option except to enter the substance thereof. तो अब हम shall की interpretation करते हैं by using the word shall in section 154 clause 1 of the CRPC. The intention of legislature is using the ordinary or literal interpretation. मतलब shall का ordinary meaning है mandatory, और पहले यही अप्लाई करना चाहिए तब तक जब तक कि इस इंटरप्रिटेशन से कोई absurd या inconvenient consequence ना निकल रहा हो. Now comes to the interpretation of book or diary. General diary, station diary, daily diary. इनको मेंटेन सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी में नहीं बल्कि सेक्शन 44 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 में किया जाता है. मजिस्ट्रेट कभी भी इस डायरी को मंगवा सकता है इंस्पेक्ट करने के लिए. तो जनरल डायरी रिकॉर्ड है सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस इवेंट का जो पुलिस स्टेशन में हो रहा है, जैसे डिपार्चर अराइवल ऑफ पुलिस स्टाफ, हैंडलिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर द चार्ज, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, डिटेल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, विजिट्स ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एटसेट्रा. It is in the context that gist or substance of an FIR being registered in the police station is also mentioned in the general diary, since registration of FIR also happens to be a very important event in the police station. It is maintained chronologically on day-to-day basis. इसी के साथ जनरल डायरी की एंट्री साइमल्टेनियसली हमें FIR बुक में लिखनी होगी, जिससे FIR नंबर भी होगा. तो अगर हम पुलिस एक्ट की बात करें तो ये स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है एंड सीआरपीसी पार्लियामेंट ने, और अगर इन दोनों के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी आती है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 254 क्लॉज 1 सेक्शन 154 of the code will prevail and section 44 of the police act will be void. Thus FIR is to be recorded in FIR book अंडर सेक्शन 154, और ये सही नहीं होगा ये कहना कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जनरल डायरी में रिकॉर्ड की गई है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ही इंफॉर्मेशन रजिस्टर की जाएगी एज अ FIR. सो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेक्शन 154 ऑफ द कोड की इंटरप्रिटेशन एक्सप्रेसियो उनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टीरियस पर बेस्ड है, which means expression of one thing is the exclusion of another. इस मैक्सिम को अप्लाई करने के बाद सेक्शन 154 की इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि जहां पर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है वहां किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड ना करने की पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड हो जाती है ऑफ कॉग्निजेबल क्राइम इन स्पेशल रजिस्टर. This being the legal position, पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी रीजन नहीं है FIR रजिस्टर ना करने के लिए. Now comes to the conclusion or the directions given by the court. पहला ये है कि अगर इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा है तो सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी के अंडर FIR लिखना मैंडेटरी है एंड इस सिचुएशन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है. दूसरा, अगर इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं कर रहा है एंड इंडिकेट्स द नेसेसिटी ऑफ एन इंक्वायरी तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करी जा सकती है
ये एसर्टेन करने के लिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है या नहीं। तीसरा, अगर इंक्वायरी में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है तो एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, और अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी से कंप्लेन क्लोज कर दी जाती है यानी कोई केस बन ही नहीं रहा है तो उसकी क्लोजर की कॉपी इन्फॉर्मेंट को विद इन अ वीक में देनी होगी और साथ में क्लोजर का रीजंस भी लिखना होगा। फोर्थ पॉइंट इज, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है और पुलिस ऑफिसर फिर भी मना कर देता है और ऑफेंस रजिस्टर करने के लिए, तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। फिफ्थ, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का स्कोप इंफॉर्मेशन की वेरासिटी को वेरीफाई करना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील हो रहा है या नहीं। सिक्स्थ, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किन और किस टाइप के केसेस में कंडक्ट होगी, ये हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा। कुछ कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, करप्शन केसेस, या फिर वो केसेस जिनकी रजिस्ट्रेशन में 3 मंथ्स का डिले हो गया है। सेवेंथ पॉइंट इज, एक्यूज्ड एंड कंप्लेनेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी टाइम बाउंड होगी एंड किसी भी केस में 7 डेज से ज्यादा की नहीं होगी। अगर डिले हो जाता है तो जनरल डायरी में उसका रीजंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जनरल डायरी एंड स्टेशन डायरी और डेली डायरी सारी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड है, तो जितना भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है, भले ही उसकी एफआईआर हुई हो या प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चल रही हो, वो सब डेली डायरी में एंटर होना चाहिए। थैंक यू so much. I hope you liked my information.